नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी क्लास है वायुमंडल के क्वेश्चन लिए हैं हमने आज में। पहला क्वेश्चन अपने पास मध्यमंडल, जिसको हम इंग्लिश में मेसोस्फीयर बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखना इस बात को, एग्जामिनर यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ पे कह रहा सही नहीं है, ये बात कह दी यहाँ पे। मतलब हमने क्या बताना, गलत बताना है। पहला ऑप्शन, अंतरिक्ष से इस सतह में प्रवेश करने पर उल्का पिंड जल जाते हैं। बिल्कुल जल जाते हैं। जब इस स्फीयर के अंदर, इस मंडल के अंदर जब उल्का पिंड आते हैं ना, तो क्या हो जाते हैं, फ्रिक्शन के कारण वो जल जाते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने क्या बताना, गलत। इस सतह में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान, क्या बोला यहाँ पे, तापमान में अत्यंत तीव्रता से क्या होती है, तीव्रता से बढ़ता है तापमान भी। यानी अगर हाइट के साथ हाइट बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ा। क्या कर रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है साथ साथ। जो बात क्या हो गई, गलत हो गई। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता नहीं, डिक्रीज होता है, यानी कम होता है। ये ऑप्शन इसका गलत है, यानी इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। अगला पढ़ लेते हैं। यह वायुमंडल का तीसरा सतह है। बिल्कुल है, यानी मतलब पहले नीचे से ट्रोपोस्फियर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होता है, फिर मेसोस्फियर आता है। इसको हम सभी मंडलों को एक दो क्वेश्चन के बाद देखेंगे, यानी ये भी इसका सही आंसर है। यह प्रत्यक्ष है समताप मंडल के ऊपर है। बिल्कुल, यानी ट्रोपोस्फियर के बाद अपना स्ट्रेटोस्फियर आता है, स्ट्रेटोस्फियर के ठीक बाद में ये क्या आता है अपने पास से, मेसोस्फियर आता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कौन सी परत मंडल कह सकते हैं पृथ्वी की सतह से शुरू होकर, पृथ्वी की सतह शुरू होकर 8 से 14.5 किलोमीटर यानी 5 से 9 मील तक ऊपर तक विस्तारित होती है। वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे घना है। क्या बोला गया यहाँ पे, सबसे घना है, तथा इस क्षेत्र में लगभग सभी मौसम होते हैं। मतलब है इस मंडल के अंदर, किसकी बात कर रहे हैं, मैं मंडल की बात कर रहे हैं, इसमें मौसमी घटनाएं होती रहती हैं। सारी की सारी मौसमी घटनाएं किसमें होती हैं, इस मंडल के अंदर होते हैं। कौन सा मंडल है, बड़े बड़े ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम नीचे चलते हैं ना, ये हमने मान लिया अर्थ। क्या मान लिया हमने, ये अर्थ है इस साइड में। पहला अगर मंडल की बात करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलेंगे इसको, ट्रोपोस्फियर। दूसरा मानते हैं हम अपना स्ट्रेटोस्फियर। ये माना हमने स्ट्रेटोस्फियर, इसको हम एस से दिखा देते हैं, इसको हम टी से दिखा देते हैं। किससे दिखाएंगे, ट्रोपोस्फियर। तीसरे नंबर पे आता अपना मेसोस्फियर। क्या बोला मैंने, मेसोस्फियर। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, चौथे नंबर पे आता अपने पास से एक्सोस्फियर। क्या बोलेंगे इसको, एक्सोस्फियर बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ट्रोपोस्फियर पहला अपने पास, दूसरा है अपने पास स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और एक्सोस्फियर। और इन दोनों के बीच में, बड़े ध्यान सुनना, इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, ये रहा जी मेसोस्फियर और एक्सोस्फियर के बीच में यहाँ पे आयनोस्फियर भी होता है। क्या बोलेंगे जिसको हमें, आयनोस्फियर भी होता है। 5 मंडल मानते हैं हम। सारी की सारी जो मौसमी घटनाएं होती है ना, नजदीक वाले में होते हैं। किसमें होती हैं, जो हमारे बिल्कुल सतह के यानी धरती के बिल्कुल नजदीक है ना, सभी मौसमी घटनाएं किसमें होती है, अपनी ट्रोपोस्फियर के अंदर होती है मौसमी घटनाएं। याद रखना। अब देख लेते हैं, कहां की बात कर रहा है, 8 से लेके 15 किलोमीटर की बात कर रहा है। अक्षोभ मंडल, ये रहा जी आपका सही जवाब। कौन सा अपने पास से, इसका ए जवाब रहेगा, ये अपने पास से ट्रोपोस्फियर। अगर याद रखो ना, अल्फाबेट की बात करते हैं ना इंग्लिश के, जैसे देखो अगर नीचे से बात करते हैं, पहले टी आता है, फिर आता है एस, फिर आता है एम, फिर आता है आई और फिर आता है ई। अगर हम इसको याद भी रख सकते हैं चाहे तो। फिर आता अपने पास आयनोस्फियर, जहां पे कम्युनिकेशन होता रहता है, संचार के सैटेलाइट लगाते हैं ना, यहां पे लगते हैं वो। मध्यमंडल, जिसको हम मेसोस्फीयर बोलते हैं। समताप मंडल, जहां पे क्या बोलेंगे, टेम्परेचर क्या रहता है, समान रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक चीज और होती है, बड़े ध्यान सुनना, वो क्या होती है, इसके अंदर ओजोन परत होती है। ओजोन परत का फॉर्मूला क्या होता है, आगे क्वेश्चन ले रखा मैंने, तो इसका ओजोन परत होती है ना, इसका फॉर्मूला होता है O3। इसमें ओजोन परत पाई जाती है। इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। एक और बात बताता हूं मैं, बड़े ध्यान सुना, पहले मंडल के बारे में बता देता हूं मैं। जो अपने पास ये मंडल ना, ट्रोपोस्फियर, क्या बोला मैंने, ट्रोपोस्फियर बोला ना, बड़े ध्यान से देखना। अगर हम ट्रोपोस्फियर के अंदर, ये अपने पास पोल हो गए, 2 पोल। एक मान लेते हैं हमें नॉर्थ पोल और एक मानते साउथ पोल। नॉर्थ पोल एक साइड में मान लिया हमने साउथ पोल। जब हम, याद रखना, जब हम, ये अपना होता बीच में इक्वेटर। क्या माना मैंने, बीच में हमने ले लिया इक्वेटर। ये रहा जी आपका इक्वेटर।
अब सुनो अच्छी बात जो बताने की है। अगर हम यहां से इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलते हैं ना, ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, यहां पे इसकी हाइट हो जाती है लगभग 18 किलोमीटर। क्या बोला मैंने? लगभग 18 किलोमीटर की हाइट होती है इसकी। कहां पे? अगर हम बिल्कुल इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया क्या कारण होता है? यहाँ पे टेम्परेचर जो इक्वेटर होता ना, इस पे सनलाइट होती है, डायरेक्ट गिरती है। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट गिरती है यहाँ पे सनलाइट। और यहाँ पे जैसे टेम्परेचर पड़ेगा ना, जैसे सनलाइट पड़े, यहाँ पे जो गैसों के ऊपर टेम्परेचर पड़ा ना, टेम्परेचर जैसे ही पड़ता है मतलब गर्म होती हैं, हवाएं गर्म होंगी, हवाएं गर्म होती है ना, गर्म होने के साथ साथ उनके अंदर क्या आता है? एक्सपेंशन आता है। मतलब जैसे ही हवा गर्म होगी तो उसमें क्या आएगा? एक्सपेंशन, मतलब फैलाव आएगा। और फैलाव आएगा ना तो वो गैसें क्या करेंगी? ऊपर की तरफ चलेगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पोल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हमने पोल्स की बात की। जैसे ही पोल से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, यहां पे अपना क्या होता है? 8 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है अपने पास से? अक्षोमंडल में जो अक्षोमंडल होता है, ट्रोपोस्फियर होता है, ये 8 किलोमीटर तक होता है यहाँ पे। अगर हम पोल्स की बात करते हैं तो क्या कारण होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्ट नहीं गिरता, मतलब सनरेज डायरेक्ट नहीं आती यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो गैसें होती है ना, उनके अंदर एक्सपेंशन नहीं पाया जाता। क्या बोला मैंने? उनके अंदर एक्सपेंशन नहीं पाया जाता। टेम्परेचर कम है तो एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे जो ये एरिया ना, यहाँ पे जो ये एरिया, ये सिर्फ इसका फैलाव 8 किलोमीटर तक ही रहेगा, ड्यू टू यहाँ पे टेम्परेचर कम है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाले खालिस्तान का परिणाम होती है। बड़े ध्यान से देखो, जो अपने पास वायुमंडल है, बिल्कुल है, उसके उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाला किसका परिणाम होती है? आईआर का, इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं इसको, गामा रेज, या फिर यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या बोलेंगे एक्स रेज। किस पे काम करती है? मैंने बताया था ना अभी अभी, देख सुनो। अपने पास पहले ट्रोपोस्फियर था, उसके बाद आता अपने पास स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोला मैंने? उसके बाद आता अपने पास स्ट्रेटोस्फियर। ये रहा स्ट्रेटोस्फियर। इस स्ट्रेटोस्फियर के अंदर अपने पास एक ओजोन की लेयर है। क्या बोला मैंने? ओजोन की लेयर है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर है जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्या बोलेंगे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है ना, सन से आती है जो, उन्होंने क्या करती है? यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करती है। कौन प्रोटेक्ट करती है? अपने पास ये ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। अगर ये प्रोटेक्ट नहीं करेगी, अगर डायरेक्ट हमारे पास ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर सीधा हमारे अर्थ तक आ गई, सरफेस तक आ गई, तो इसमें स्किन के, चमड़ी के रोग हो जाएंगे, कैंसर जैसे क्या हो जाएंगे? रोग हो जाएंगे। तो ये हमारे को क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। कौन देती है? ओजोन लेयर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक चीज और बताता हूं आपको, जो अपने पास ये स्ट्रेटोस्फियर है ना, क्या बोला? स्ट्रेटोस्फियर, इसका जो एक्सपेंशन है ना ऊपर तक, ये कितने तक है? 50 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर तक है। और जो अपने पास पहला था, मतलब ट्रोपोस्फियर, उसका कितने तक था? उसका था 18 किलोमीटर तक। अगर हम बात करते हैं मीजोस्फीयर की, क्या बोला मैंने? मीजोस्फीयर, ये कहां तक है? 80 किलोमीटर तक है। क्या बोला मैंने? 80 किलोमीटर तक है। अगर उसके बाद आइनोस्फीयर की बात करते हैं, उसका एक्सपेंशन कहां तक है? उसका एक्सपेंशन है 640 किलोमीटर तक। और 640 किलोमीटर के जो ऊपर रह गया लगभग 10,000, सॉरी क्या बोला मैंने? 10,000। उसके बाद आता अपने पास एक्सोस्फीयर। क्या बोला मैंने? एक्सोस्फीयर कितना? लगभग 10,000 किलोमीटर तक। उम्मीद करता हूं समझ, याद रखना इन चीजों को भी, एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी यूवी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपनी पृथ्वी है, क्या माना हमने? अपने पास ये जो पृथ्वी है ना, इसके चारों तरफ क्या है? एक गैसों का आवरण है। क्या बोला मैंने? एक गैसों क्या है? आवरण है इसके चारों तरफ। जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑर्गन हो गई, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी गैस हैं। ये अपने पास क्या हो गया? पृथ्वी हो गई। और ये इसका जो आवरण है ना, ये इस आवरण को क्या कहते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो, एग्जामिनर पूछ लेता फिर भी। इस वायु के आवरण को क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या बोला मैंने? वायु के आवरण को क्या बोलेंगे? वायुमंडल बोलेंगे। अगर जहां पे जल है अपने पास, उसको क्या बोलेंगे? जलमंडल।
जल से जो मंडल जल से घिरा हुआ है, जिसमें जल है तो उसको जल मंडल बोलेंगे, जहां पे भूमि है उसको भूमंडल बोल देंगे, और जहां पे जीव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, जैव मंडल बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ, लेकिन इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर है वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से ओजोन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या बोला यहाँ पे, नहीं है, मतलब क्या बताना, गलत बताना है। ओजोन एक विषैला होता है, ओजोन क्या होता है, विषैला होता है, जिसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, O3। ये क्या होता है अपने पास से, विषैला होता है। ओजोन पृथ्वी की सतह के निकट स्थित होता है। नेक्स्ट अपने पास, ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करता, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, अपने अर्थ तक नहीं आने देता। ये बात इसकी हमने पढ़ भी पढ़ाई। ओजोन का आणविक फॉर्मूला O3, ये भी मैंने अभी बताया था आपको, यानी इसके दो तो ये सही जवाब रहे। अब एक बात और सुनो बड़े ध्यान से, ओजोन एक विषैला पदार्थ है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या बोलेंगे, ये बात एक बिल्कुल सही है। आगे देखो, ओजोन पृथ्वी की सतह के निकट स्थित होता है, याद रखना इस बात को, ये भी इसका सही आंसर है। क्या बोला मैंने, ये भी इसका सही आंसर है, ये अर्थ के नजदीक स्थित होता है, ये बात बिल्कुल इसकी सही है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा यहाँ पे, सत्य नहीं है। अब कौन सा बताएं इसके अंदर, बड़े ध्यान सुनना, अगर ये पृथ्वी के, ध्यान रखना, ओजोन पृथ्वी के सतह के निकट स्थित है तो ये काम करता है पोल्यूटेंट का, यानी प्रदूषक का। क्या बोला मैंने, प्रदूषक का काम करता है, ये पोल्यूटेंट के रूप में काम करता है अगर हमारी अर्थ सरफेस के नजदीक मिलता है। ये याद रखना इस बात को। अगर ये बात कर यहाँ पे, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जामिनर जो पूछ रहा ना, ये बात कर रहा है हमारे पास है ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर के अंदर, ओजोन लेयर के कंटेस्ट में ये बात कर रहा है, ये पृथ्वी के सतह के बिल्कुल नजदीक होता है, तो इसका सही आंसर क्या दे सकते हैं हमें, इसका सही आंसर दे सकते हैं बी। अगर पूछे, देखो यहाँ पे ओजोन के संदर्भ में पूछा गया है, वैसे तो ये नजदीक भी होता है, हमारे सरफेस के नजदीक होता है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये पोल्यूटेंट के रूप में होता है। और वहां पे अगर हमारे लिए, देखो यहाँ पे पोल्यूटेंट के रूप में होगा तो हमारे लिए नुकसानदायक हो गया। अगर ये बात करता ओजोन लेयर पे, ओजोन लेयर पे हमारे लिए क्या करता है, ये काम बचाने का काम करता, मतलब हमारी सुरक्षा काम करता, लाभदायक हो गया, मतलब दोनों तरीके काम करता है। लेकिन आपने जवाब देना इसका, इस कंटेस्ट में बी आंसर का सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वातावरण की कौन सी परत से सौर पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण और बिखराव होता है? अभी अभी पढ़ा हमने, कौन सी होती है वो परत बतानी है हमारे को, लेकिन अभी अभी क्या पढ़ा था हमने, ओजोन लेयर। क्या पढ़ा था, ओजोन लेयर पढ़ा था हमने। कहां पे होती है, ट्रोपोस्फियर मतलब अक्षोभ मंडल, फिर क्या आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर कहां पे है, ये ट्रोपोस्फियर हो गया, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल याद रख लेना इनको हिंदी में भी। ये ट्रोपोस्फियर हो गया, तो स्ट्रेटोस्फियर हो गया समताप मंडल, जहां पे तापमान क्या होता है, समान होता है, समताप मंडल। मिजोस्फियर मध्य मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद थर्मोस्फियर, जिसको हम एक्सोस्फियर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक्सोस्फियर भी बोलते हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन पाई जाती है? बड़े ध्यान से देख लेना, मैं दो तीन कैसे और बता देता साथ साथ में, 1%, 2%, 4% या 3%। बड़े ध्यान सुनो, अगर ऑर्गन की बात करते हैं ना, हमारे वायुमंडल की बात कर रहे हैं हम, वायुमंडल के अंदर लगभग जो ऑर्गन पाई जाती है ना, ये पाए जाते हैं 0.93%। तो अब इसका सही जवाब क्या रहेगा, सही जवाब क्या रहेगा, क्या इसका 2 दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते, 3 नहीं, 4 नहीं, तो इसका सही अनुमानित जवाब रहेगा 1। इसका ए आंसर सही रहेगा। एक और बताता हूं आपको, अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन, क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन, ये पाई जाती है, अगर एक्यूरेट एग्जैक्ट अगर हम मात्रा की बात करते हैं ना, ये पाई जाती है 78.08%। ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 की बात करते हैं, कितनी पाई जाती है, एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको, 20.95%। लेकिन फिर क्या कर देते हैं, लगभग हम ऑक्सीजन को तो कितना मान लेते हैं, 21% मान लेते हैं, 21% मान लेते हैं, और नाइट्रोजन कितना मान लेते हैं, 78, 0.82 निकाल देते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट मान लेते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर क्या था, ए आंसर इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा, में वायुमंडल की बात करी ना, अगर 78% हमने नाइट्रोजन को माना,
21% किसको माना हमने, ऑक्सीजन को माना, तो कितना बन गया, लगभग 99% बना। कितना बन गया, 99% बन गया। अब कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है बिल्कुल भी, ये 0 पॉइंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये तो मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है 0.003% लगभग। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसका ये सही जवाब रहेगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी ओजोन की परत मापने का इकाई है। ओजोन की जो लेयर होती है ना, उसकी मोटाई को हम किसके अंदर मापते हैं, डोप्सन के अंदर मापते हैं। किसके अंदर मापते हैं, डोप्सन, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, ओजोन रिक्तीकरण मतलब डिप्लेशन जिसको हम बोलते हैं, अक्षरण जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी ओजोन लेयर है ना, उसका क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब होती है लगातार वो क्या हो रही है, कम हो रही है। किसके पास सबसे ज्यादा होता है, कहां पे होता है, महासागर में होता है, भूमध्य रेखा पे होता है, ध्रुवों पर होता है, या कटिबंधों में होता है, कहां पे होता है। इसका जो सही जवाब रहेगा ये होता है जी आपका ध्रुवों पर, इक्वेटर पे ज्यादा होता है इसका डिप्लेशन। वो किसके कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है मोस्टली। इसका सही आंसर, कई बार पूछे थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके कारण क्षरण होता है, हमारी ओजोन लेयर का, ध्रुवों पे, किसके कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है। जो हम अगर बात करते हैं ना अपने टेम्परेचर, किसका, अर्थ का कितना रहता है, औसत टेम्परेचर कितना किसका रहता है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, या 36 डिग्री सेल्सियस। मैंने नेट पे सर्च किया इसका, जो इसका टेम्परेचर होता है ना, एवरेज टेम्परेचर तो होता है ना, ये 16 डिग्री नहीं होता, लेकिन एग्जाम के अंदर हमने जो एग्जामिनर ने पूछा ना, इसका सही जवाब क्या रहेगा, ये रहेगा। लगभग कितना होता है, 15, कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस होता है ये। और जो टेम्परेचर ना, ये किसके कारण होता है, समुद्री एवं जो वायु की धाराएं होती है ना, क्या होते हैं, समुद्र एवं वायु की धाराओं के कारण, वायु की धाराओं के कारण ये टेम्परेचर के अंदर क्या आता है, वेरिएशन आता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमने एग्जैक्ट तो नहीं दे रखा, तो हम नजदीकी लगाएंगे, क्या मानेंगे, औसत लगभग कितना माना हमने, 16, क्योंकि इसके अंदर 6 तो बहुत कम हो गया, तो 26 ये तो आसपास में है ही नहीं 15 के, तो इसलिए क्या माना हमने, इसका जवाब नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या कहते हैं। देखो आर्द्रता कई बार पेपर के अंदर आता है क्वेश्चन, बहुत बार पेपर के अंदर ये यंत्र होते हैं ना, ये पेपर के अंदर आ जाते हैं। बैरोमीटर के अंदर क्या मापते हैं, बैरोमीटर के अंदर मापते हैं दाब, वायुमंडलीय दाब मापते हैं, क्या मापेंगे, दाब, बैरोमीटर के अंदर। एनीमोमीटर के अंदर क्या मापते हैं, वायु का वेग मापते हैं, क्या मापते हैं, वायु का वेग। थर्मामीटर के अंदर क्या मापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं। हाइग्रोमीटर यानी क्या है, वायुमंडल की आर्द्रता अगर मापनी है तो किसके अंदर मापते हैं, हमें हाइग्रोमीटर के अंदर मापते हैं वायुमंडल की आर्द्रता को। इसका सही आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इनसे क्वेश्चन बनता है अपने पास कई बार। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं यानी वायु और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ मतलब राइट की तरफ, क्या बोलेंगे, राइट की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और विक्षेपित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, जो हवाएं होती है ना, उनकी जो डायरेक्शन होती है, अगर मैं बात करता हूं, अगर मान लेते हैं हमें अपनी अर्थ है, ये मान लिया हमने अपनी अर्थ, बीच में से लाइन खींचती, ये अपने पास है नॉर्थ, ये अपने पास है साउथ, मतलब इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। जब अपनी अर्थ है ना चक्कर लगाती है, मतलब चक्कर का मतलब घूमती है, अपने चारों तरफ क्या करती है, घूर्णन करती है। जब वो घूर्णन करती है ना, उस घूर्णन के कारण, क्या बोला मैंने, घूर्णन, याद रखना, उस घूर्णन गति के कारण एक बल बनता है, क्या बनता है, कि बल बनता है। उस बल को क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। उस कोरियोलिस फोर्स के कारण जब अर्थ घूमती है, कहां से, वेस्ट से पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, उस घूमने से ना ये क्या कर रहा है, जो चीजें होती है ना गतिमान के कारण, जब धरती घूमती है अपने कहां से, पश्चिम से पूर्व की तरफ जब चक्कर लगा रही है, तो ये एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है भाई, नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध के अंदर चीजें कहां की तरफ रिफ्लेक्ट होंगी, किस तरफ मुड़ेंगी, बताओ।
तो इसमें तो अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो राइट साइड मुड़ती है, इस साइड मुड़ेंगी। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो ये किस तरफ मुड़ेंगी, ये मुड़ेंगी लेफ्ट साइड, इस साइड। क्या मुड़ेंगी, इस साइड मुड़ेंगी। याद रखना इन बातों को। अगर ऊपर की बात करता है तो ये ऊपर का मतलब नॉर्थ की साइड, ये इधर की तरफ घूमेंगे। एक और चीज बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेना। देखो ये अपने पास है अपनी अर्थ, क्या माना, जोड़वा शेप होता है इसका। इसमें बीच में से हमने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी, लाइन ड्रॉ कर दी, जिसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ये होती है आपके पास विषुवत रेखा, इक्वेटर, यहां से लेके इक्वेटर, ये इसका सेंटर हो गया। क्या हो गया, ये हमने इसको सेंटर मान लिया इसका। ये जो अपने अक्षांश होते हैं ना, याद रखना, अक्षांश, अक्षांश कहां से होते हैं, ये खिंचाते हैं ऐसे। क्या बोला मैंने, अक्षांश खिंचाते हैं ऐसे, अक्षांश। ये हो गया अपने पास है अक्षांश। देशांतर, देशांतर कैसे खिंचाते हैं, ये ऐसे होते हैं, देशांतर होते हैं ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा अभी आपको। अब देखो, अगर हम सेंटर की तरफ पड़े हैं, क्या है, सेंटर पे खड़े, यहां पे खड़े हैं। अगर हम कोरियोलिस फोर्स की बात कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, कोरियोलिस फोर्स की बात। अगर हम यहां से इक्वेटर से चलते हैं ना, इन अक्षांशों की तरफ, यहां की तरफ, पोल्स की तरफ, क्या बोला मैंने, पोल्स की तरफ चलते हैं ना, पोल्स की तरफ, जो कोरियोलिस फोर्स होता है ना, कोरियोलिस फोर्स, जब हम इक्वेटर से, क्या बोला मैंने, इक्वेटर से पोल्स की तरफ, इसको चाहे ऊपर से नॉर्थ मान लो, नीचे साउथ मान लो, इधर मान लो, अगर हम नीचे से पोल्स की तरफ चलते हैं ना, तो अपने पास ये जो कोरियोलिस फोर्स होता ना, क्या बोला मैंने, कोरियोलिस फोर्स, इक्वेटर से कोरियोलिस, अगर हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो अपना कोरियोलिस फोर्स बढ़ता है। क्या बोला मैंने, इंक्रीज होता है। कोरियोलिस फोर्स है ना, हमेशा इसको बोलते हैं यहाँ पे लो लैटिट्यूड। लो लैटिट्यूड का मतलब हो गया यहां से अक्षांश से ऊपर की नॉर्थ की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, यानी पोल्स की तरफ जाते हैं ना, तो हमेशा याद रखना इस बात को, जो अपने पास कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है। क्या बोला मैंने, कोरियोलिस फोर्स होता है इंक्रीज। कोरियोलिस फोर्स दोबारा फिर सुनो, कैसे प्रोड्यूस होता है, ये रोटेशन, ये जो अपनी जो अर्थ है ना, उसके घूर्णन गति के कारण होता है। और सेंटर पे क्या होता है, ये सेंटर पे लगभग क्या होता है, ये जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, बिल्कुल कम होता है। इक्वेटर पे बढ़ता है। एक और चीज बताता हूं मैं, इफेक्टिव, ये जो इफेक्टिव होता ना, ये इफेक्टिव होता है यहाँ पे 30 से और 35 के बीच में, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब मैंने बताया आपको, इक्वेटर से जीरो की तरफ चलते हैं, नॉर्थ की तरफ, और जब पोल्स की तरफ जाते हैं ना, यहां पे क्या होता है, ये यहां पे ज्यादा पोल्स की तरफ जीरो होता है सेंटर पे, लेकिन जब इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव कहां पे होता है, मैंने कितना बताया, 30 से लेके लगभग 35 डिग्री के बीच में क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, यानी मोर इफेक्टिव, इफेक्टिव होता है। अब देखो, मैंने बताया यहां से जीरो से, लेकिन यहां पे इफेक्टिव क्यों नहीं होता, क्योंकि जब अर्थ घूमती है ना, यहाँ पे इस चीज को महसूस ही नहीं किया जाता। यहाँ पे किस पे, पोल्स के ऊपर, इसको महसूस ही नहीं किया जाता, रोटेशन गति के कारण है। याद रख लेना इस बात को। लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ हमेशा कोरियोलिस फोर्स बढ़ता है, और ज्यादा कहां पे होता है, पोल्स पे होता है। लेकिन मोर इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव कहां पे होता है, ये 30 से 35 डिग्री पे इफेक्टिव होता है। ज्यादा कहां पे होता है, इफेक्टिव की बात एक अलग है और ज्यादा होने की बात एक अलग है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। एक अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर, अक्षांश की बात मैंने अभी की ना, अक्षांश का मतलब लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब अभी बताया मैंने, ये रहा दिया। चलो पिछले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। इन जो लेटी हुई रेखाओं को बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी अक्षांश। क्या बोलेंगे, अक्षांश इनको कहते हैं, अक्षांश। और ये जो खड़ी हुई रेखाएं है ना, इनको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं, देशांतर। लॉन्गिट्यूड, क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लंबी है, लॉन्गिट्यूड। ऐसे याद रख लेना, अगर लेटी हुई है, लेटी हुई तो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। अब इन जो लैटिट्यूड होती है ना, इनके बीच में, ये लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड, इनके बीच में कितने किलोमीटर की बराबरी होता है, देखो 122 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 145, 133। सही आंसर क्या रहेगा, ये आपका बी आंसर सही रहेगा। 111 किलोमीटर का इनके अंदर डिफरेंस होता है अक्षांश की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी, क्या बोला, यहां पे कोणीय दूरी की बात कर रहा है।
वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? शब्द मैंने पूछा था ना अभी, लैटिट्यूड बताया था ना, ये होता आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड युद्ध कहता था आपका। नेक्स्ट अपने पास करक रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या होता है? बड़े ध्यान समझना। देखो ये हमने लिया है कि ये हमारी होगी अर्थ, इसको हमने बीच से दो भागों के अंदर बांट दिया, जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, ये सबसे बड़ा अक्षांश होता है। दो भागों के अंदर सबसे बड़ा बांटता ना, तो सिर्फ ये अक्षांश, जिसको इक्वेटर भी कहते हैं, ये 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री। अगर हम 23 डिग्री नीचे की तरफ चलते, ये साउथ हो गया अपने पास। क्या होगा? साउथ। ये हो गया अपने पास ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया। क्या बोलेंगे? ऊपर की तरफ हो गया नॉर्थ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ये नॉर्थ और ये साउथ। अब सुनो, ये 0 डिग्री हो गया। अगर हम यहां से इक्वेटर से 23.5 की तरफ चलते हैं ना, 23.5, ये 23.5 आ गया हमें, 23.5 डिग्री, 23.5 एंड हाफ डिग्री साउथ की तरफ चलते हैं, तो अपने पास आता मकर रेखा। क्या बोला मैंने? मकर रेखा। अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं, मतलब नॉर्थ की तरफ यहां पे चलते हैं, तो यहां पे 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? करक रेखा। क्या बोलेंगे? करक रेखा। ऊपर की तरफ चलते हैं तो करक रेखा, नीचे की तरफ चलते हैं तो मकर रेखा। अगर हम और नीचे चलते हैं, अगर यहाँ पे किस पे आते हैं? 66.5 पे आते हैं। 66.5 पे आ गए। 66.5 पे क्या आता है? 66.5 पे अपने पास बनता है 66.5 एंड हाफ डिग्री। अगर नीचे की तरफ चलते हैं तो अपने पास आर्कटिक व्रत कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंटार्कटिक, सॉरी क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक व्रत बोलेंगे इसको, अंटार्कटिक व्रत। ऐसे ही 66.5 क्या बोलेंगे? ऊपर की तरफ जा रहे हैं 66.5 डिग्री, ये होता अपने पास आर्कटिक, आर्कटिक व्रत। नीचे अंटार्कटिक व्रत, ऊपर आर्कटिक व्रत। अब फिर यहाँ पे क्या जाता है? पोल्स आ जाते हैं आपके। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। करक रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है अपने पास है? इसको क्या बोलते हैं? ये रहा जी, ये रही 23.5, 23.5 यहां से लेके और 23.5 यहां तक, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलेंगे? इक्वेटर। इक्वेटर के नजदीक वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेटोरियल बोलेंगे, यानी उष्ण कटिबंधीय। हिंदी में कहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय। अब क्या रहा? ये रहा जिसका उष्ण कटिबंधीय। जवाब सही था, उष्ण कटिबंधीय। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? देखो अपनी जो अर्थ है ना, दो तरीके से घूमती है। ये हमने ले लिया अर्थ को, ये हमारी हो गई अर्थ, ये हो गया अपने पास सूर्य, सन। क्या बोलेंगे? ये अपने पास क्या हो गया? सन हो गया। अर्थ है ना, क्या बोलेंगे? अपनी जो अर्थ है ये अपने चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। कहां से? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अपने चारों तरफ भी चक्कर लगाती है और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। दोनों तरफ चक्कर लगा लिया। अगर हम अपने चारों तरफ की बात करते हैं, इसको बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलेंगे इसको? घूर्णन गति बोलते हैं। इसे कारण क्या होता है? दिन रात बनते हैं। अगर ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिक्रमण। इससे कारण क्या होते हैं? इससे कारण होते हैं आपके ऋतु परिवर्तन, यानी परिक्रमण। इसका पृथ्वी के परिक्रमण। परिक्रमण किसके चारों तरफ है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? इसको परिक्रमण बोलेंगे। इसी कारण क्या बनते हैं? दिन, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दिन रात कैसे बनेंगे? जब अपने चारों तरफ घूमती रहेगी। क्यों? इसकी तरफ जो अगर लाइट पड़ती है तो इसका मतलब यहाँ पे दिन बन गया। क्या बन गया? यहाँ पे दिन बन गया। अब ये साइड दिखाई नहीं पड़ रही यहाँ पे, याद देखो, अगर यहाँ पे साइड में दिखाई नहीं पड़ा टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है? सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा, सीधा बिल्कुल आ रहा है, लेकिन इस साइड में नहीं आ रहा। इस साइड में यहाँ पे क्या बन गई? बस रात बन गई। यही फर्क है। सही आंसर क्या था इसका? ऋतु परिवर्तन पूछा तो परिक्रमण के कारण। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 66.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी बोला था ना मैंने अभी, दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। अगर ये उत्तर में पूछ लेता तो आर्कटिक कहते हैं। कर्क रेखा पूछ लेता तो कहां पे ये? कर्क रेखा 23.5 डिग्री। क्या बोला मैंने? 23.5 डिग्री किसकी तरफ है? साउथ की तरफ, यानी दक्षिण की तरफ। उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये रहेगा। एक क्वेश्चन आता अपने पास जो अपने धरती को ना, सॉरी धरती को नहीं, अपने भारत को दो भागों के अंदर अगर बांटती है ना, क्या बोलेंगे? दो भागों के अंदर बांटती है।
बीचों बीच गुजरती है। वो रेखा कौन सी? अपने पास कर्क रेखा। कौन सी है वो? कर्क रेखा। यहां से ऐसे ऐसे बिल्कुल बांट, दो भागों में बांट देती है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है बताएं आपको एक बार? ले तो देखो, अगर इस साइड की बात करते हैं लेफ्ट हैंड की, ये हो गया अपने पास लेफ्ट हैंड है, और ये हो गया अपने पास से राइट हैंड। क्या बोलेंगे? राइट हैंड, लेफ्ट हैंड बोलेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ चलो भाई। तो लेफ्ट हैंड में कौन सा अपने पास है? ये है गुजरात। क्या बोलेंगे? गुजरात। अगर उसके बाद बात करते हैं राजस्थान, ये आ गया राजस्थान। उसके बाद अगर बात करते हैं तो एमपी आता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के बाद बात करते हैं झारखंड आता है। झारखंड आ गया। झारखंड के बाद अगर बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल के बाद बात करते हैं त्रिपुरा। क्या बोला मैंने? त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। क्या बोलेंगे? मिजोरम। ये याद रख लेना, ये सीक्वेंस याद रख लेना। एग्जाम के अंदर हो सकता है कोई भी आपको तीन इनमें से दिखा दे और एक कोई और दिखा दे, ऐसे पूछे इनमें से कौन सा नहीं है राज्य जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स कब होता है? इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? जहां पे पृथ्वी पे दिन और रात समान होते हैं। क्या बोलेंगे? जहां पे दिन और रातें समान होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं, ये राज इसका बिल्कुल पहला ही जवाब रहा। दिन और रात समान होते हैं और ऊपर नहीं, जरूरत ही नहीं है। अब ये कब होता है? अगर मान लेते हैं ये होता है 20 व 21, इसकी बात करते हैं, मार्च की बात करते हैं। मार्च के अंदर इसको बोलते हैं बसंत विषुव। क्या बोलते हैं? बसंत। इसको हिंदी में बोलते हैं विषुव, बसंत विषुव। अगर घटना घटती है कब? सितंबर के आसपास, लगभग 22 और 23 सितंबर की, तो इसको बोलते हैं शरद। क्या बोलेंगे इसको? शरद विषुव, शरद विषुव। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा जीरो अक्षांश पर स्थित है? बता देना मैंने अभी जीरो अक्षांश अर्थ अपना, ये दो भागों में डिवाइड कर दो इसको, ये कर दिया, बिल्कुल कर दिया। जीरो कहां से होता है? ये जीरो से शुरू होती है। एक अक्षांश क्या सबसे बड़ा अक्षांश है? कर्क रेखा कहां थी? ऊपर की तरफ थी। मकर रेखा कहां थी? नीचे की तरफ थी। तो बीच में बिल्कुल कौन सी अपने पास? भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर बोलते हैं। सबसे बड़ा विषुवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा विषुवत रेखा। ये सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा, सबसे बड़ा अक्षांश अपनी धरती को दो भागों में बांटती है। कौन सी? भूमध्य रेखा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन आज का, 82.5 पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 22.5 डिग्री, सॉरी 82.5 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारत का जलवायु पर प्रभाव डालता? बिल्कुल नहीं डालता, गलत है ये बात। यह भारत का मानक समय निर्धारित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड टाइम बनाता है अपने इंडिया का। एक बात बताता हूँ, कहां से ये कहां पे है तो स्टैंडर्ड टाइम बताता ना अपने पास है। कहां पड़ता है ये मानक समय बताने वाला? ये पड़ता इलाहाबाद, इलाहाबाद में। ये कहां पड़ता है? इलाहाबाद में पड़ता है ये। इलाहाबाद यूपी के अंदर। और कहां पे? नैनी में। इलाहाबाद नैनी के अंदर। अब एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता आपसे, क्या पूछता है भाई? कितने राज्यों से गुजरता है? ये गुजरता आपका, पहला राज्य बताता हूं मैं, यूपी। पहला तो यूपी हो गया, ये ऊपर से बात कर रहा हूं, ऊपर से मतलब नॉर्थ से। यूपी के बाद आता अपने पास एमपी। क्या बोला मैंने? एमपी। एमपी के बाद आता अपने पास छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर आता अपने पास उड़ीसा, और फिर आता अपने पास आंध्र प्रदेश। याद रख लेना, ये अपने पास नॉर्थ साइड से। क्या बोला मैंने? ये अपने पास नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहा है, ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है। मैंने देखो नॉर्थ बता दिया, ऊपर ऐसे चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।